तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे जब पहली बार कोई विदेशी यूरोपियंस इंडिया आए थे। तो हम जानते हैं कि इंडिया जब कोई यूरोपियन आया था तो वो एक व्यापारी की तरह ही आया था। तो बाद में एक बहुत बड़ा ब्रिटिश एम्पायर इंडिया पे रूल कर रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यापारी इंडिया के ऊपर राज करने लगे? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। तो ये कहानी 15वीं शताब्दी का है, यानी कि 1400 कुछ ईस्वी में, जब बाइजेंटीन एम्पायर गिरती है और ओटोमन एम्पायर वहां पे राज्य करती है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ मैप को देखेंगे ध्यान से। तो आप देखेंगे कि इस मैप में ये वाला पार्ट इंडिया है। यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा होगा और यहाँ पे टर्की दिख रहा होगा। ये टर्की है। अगर जूम करें हम लोग तो ये रहा टर्की आप लोगों के सामने, है ना? तो ये टर्की है। और वापस जूम आउट करते हैं और इंडिया को देखते हैं। यहाँ पे इंडिया है। तो इसी जगह जहाँ पे टर्की टर्की आप लोग देख रहे हो, इस जगह को थोड़ा जूम करते हैं। इतना जूम काफी है, नहीं तो फोटो ब्लर हो जा रहा है। इस जगह को हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। इस जगह को, ये जो कंट्री है ये ब्रिटिश है। ये बहुत लेट से आती है। इससे पहले जो हमारे ऊपर राज्य करने के लिए आए वो ये छोटी सी कंट्री यहाँ पे दिख रही है, ये पोर्तुगल। ये सबसे पहले इंडिया में आई राज्य करने के लिए। अब हमें इनका कनेक्शन समझना है, टर्की के साथ क्या कनेक्शन है। टर्की यहाँ पे एक जगह है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक सी लिखा हुआ है, ये ब्लैक सी। हाँ? पहले तो पहले तो ये कोई सी नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको ब्लैक सी बुलाते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहले तो ये कि एक एक लेक ही है, बट ये इतनी बड़ी है ना कि लोग इसको समुद्र का नाम दे रखे थे कि यार ये तो समुद्र इतनी बड़ी है। अब आप इसको गौर से देखो कि यहाँ पे इस्तांबुल आपको दिख रहा होगा। ये इलाका जो है, यहाँ पे रेड कलर कर दो, ब्लू कलर। यहाँ पे आपको इस्तांबुल दिख रहा होगा। यही इस्तांबुल का नाम किसी जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल था। कॉन्स्टेंटिनोपल था। और इसी जगह पे बैजेंटीन एम्पायर भी थी, बैजेंटाइन एम्पायर। यही बैजेंटीन एम्पायर गिरी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे बैजेंटाइन एम्पायर के बारे में, बट पहले ये समझिए कि बैजेंटाइन एम्पायर गिरती है और यहाँ पे एक न्यू एम्पायर आती है जिसका नाम होता है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर। ये ओटोमन एम्पायर क्या करती है, इस जगह को कब्जा कर लेती है। इसने ही कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम चेंज करके इस्तांबुल किया था और इस जगह को कब्जा कर लेती है। अगर आपको लग रहा होगा कि इस जगह को कब्जा करने से आखिर इतना बड़ा क्या बात हो जाता है, तो अगर आप गौर से देखो इस जगह को तो आपको एक इम्पोर्टेंस दिखेगा। वो ये है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करने से ये ब्लर हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये एचडी ही रहे। गौर से देखो, देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये एरिया जमीन से कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको जूम करता हूँ, इस एरिया को जूम करता हूँ और जूम करके बनाता हूँ यहाँ फोटो। ये एक्चुअली में दिख कैसा रहा है, तो ये एक्चुअली में ऐसा है ना? और इधर आपका ब्लैक सी है और इधर जो है आपका दूसरा समुद्र, ये वाला। आई थिंक इसका नाम मारमरा सी या कुछ है, कंफर्म नहीं हूँ, बट ऐसा ही कोई सी का नाम है। तो ये, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों जमीन आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों जमीन जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है। बीच में ये गैप है, यहाँ से नाव जा सकती है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस। आप इसके बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो ये यहाँ से एक रास्ता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से कोई भी व्यापारी यहाँ से जाएगी। उस वक्त सबसे बड़ी एम्पायर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रोमन एम्पायर, जो कि इटली का हिस्सा है। वो सभी को अगर व्यापार करना है तो इधर से ही नाव जाएगी ना, ये मेडिटेरियन सी से ही नाव जाएगी। और ये यहाँ से होते हुए, इस जगह से होते हुए यहाँ से ब्लैक सी में आएगी। ब्लैक सी में आने के बाद ये यहाँ से जमीनी रास्ते से ईरान होते हुए वापस इंडिया की ओर जा पाएगी। करेक्ट? तो ये हमें यहाँ पे एक्चुअली में एक रास्ता दिखता है व्यापार का। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि इस्तांबुल जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस था उस जमाने में। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था वैसे इस्तांबुल का। तो
मैंने इन सबको मिटा दिया वापस से। तो जो ओटोमन एम्पायर थी ना, ये काफी स्ट्रेटेजिक थी। इसने इसी जगह को सबसे पहले कब्जा किया, बाद में इस जगह को कब्जा किया। ये दोनों जगह ब्लॉकेड था, जिसकी वजह से अब सी का व्यापार नहीं हो सकता था, और इस तरीके से इन्होंने व्यापार पे कब्जा कर लिया। अब थोड़ा फ्लैशबैक करें, अभी आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई बैजेंटाइन एम्पायर के गिरने से जब भी ओटोमन एम्पायर आई तभी क्यों ये सारे प्रॉब्लम्स हुए, क्या अंतर है। तो पहले तो दो प्रमुख अंतर है कि जो बैजेंटाइन एम्पायर है, ये कोई और नहीं बल्कि रोमन एम्पायर ही थी। ये रोमन एम्पायर का ही आखिरी समझिए तो काल था, यानी कि रोमन एम्पायर जब गिरते 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 उसी का एक हिस्सा है, भविष्य का हिस्सा है। तो आप कह रहे हो कि रोमन एम्पायर यहाँ पे है, तो ये इस जगह पे क्यों आया। तो धीरे धीरे समुद्री ताकत बढ़ने लगा, और इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, जो काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे चीजें होती है। तो रोमन एम्पायर धीरे धीरे शिफ्ट होकर के इस जगह पे आ गई। ऐसे रोमन एम्पायर ब्रेक भी हो गई थी दो अलग अलग एम्पायर में, अभी उस पे नहीं जाएंगे, बट एक एम्पायर यहाँ पे रही जो बैजेंटीन एम्पायर थी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रोमन एम्पायर कोई और नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन एम्पायर है, वो एक क्रिश्चियन साम्राज्य है, और इधर का पूरा यूरोप भी जो है क्रिश्चियन ही था। वही ओटोमन एम्पायर जो आई थी, जो ओटोमन एम्पायर को हमने देखा, ये कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम एम्पायर थी। और इधर की जो पूरी दुनिया आप देख रहे हो, ये की सारी अभी भी आपको पता है, सीरिया, इराक, ईरान और नीचे सऊदी अरेबिया, ये सब की सब एक मुस्लिम कंट्री थी। तो ये जो व्यापार का सबसे प्रमुख जगह था, जहाँ एक छोटा सा ब्लॉकेड है और यहाँ से ही सारी नाव को पार होना है, यहाँ पे भी एक मुस्लिम साम्राज्य आ जाता है। ये ईस्वी आई थिंक 1498 की ईस्वी थी, जो काफी इंपॉर्टेंट ईस्वी लोग मानते हैं कि एम्पायर का गिर जाना। तो खैर इसी समय एक टर्निंग पॉइंट आता है इतिहास का। तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए ना इतिहास के पन्नों में थोड़ा अतीत में हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और नेक्स्ट पेज को खोलता हूँ और वापस इसको जूम करता हूँ, क्योंकि वो ब्लर मैप देख करके आप लोग भी बोर हो जा रहे होगे। अब हम लोग थोड़े इतिहास के पीछे जाते हैं, और पीछे। अब तक हम लोग कहाँ पे थे, 15th सेंचुरी थे। 15th सेंचुरी मीन्स 1400 समथिंग, राइट, यानी कि 1430 1444 एक घटा के हम लोग बोलते हैं, सेंचुरी का मतलब यही होता है। तो अब हम लोग थोड़ा और पीछे जाते हैं, और ये जो काल है इसको हम लोग बोलते हैं सिक्स्थ सेंचुरी। सिक्स सेंचुरी, अब इस समय को समझते हैं। सिक्स सेंचुरी एक काफी अजूबा समय है, एक टर्निंग पॉइंट है पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त दुनिया में स्पेसिफिकली ईरान की अगर बात की जाए, तो वहां पे एक साम्राज्य था जिसका नाम था असेरियन एम्पायर। असेरियन एम्पायर, ये काफी ताकतवर एम्पायर थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि रोमन एम्पायर, आई डोंट नो मैं वापस वहां पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, ये यहाँ से जाना अलाउ करेगा या नहीं करेगा, कर देगा क्या। हाँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो रोमन एम्पायर, जो मैंने यहाँ पे एक फोटो बनाया था, राइट, उसमें मैंने बताया था कि ये जो इटली है, ये जो रोम है बेसिकली, ये वेट, हाँ ये छोटी हो गई, अब ठीक है। तो यहाँ पे जो इटली है, इस जगह पे जो इटली है हमारा, ये धीरे धीरे फैल करके यहाँ पे आ रही थी। जो मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल वाली घटना बताई थी कि ये इस जगह पे आ रही थी, राइट। तो इसका कुछ एक इम्पोर्टेंस था, कुछ एक सिग्निफिकेंस था, जो मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। आप देख सकते हो कि ईरान ईरान जो है इस जगह पे कहीं पे है, यहाँ पे ईरान है। तो ये शिफ्ट जो है इस तरफ ताकत का क्यों हो रहा था, इसके पीछे का वजह है ये टर्की। टर्की में स्पेसिफिकली कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसकी घटना मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा था। तो वो घटना जो था ना कॉन्स्टेंटिनोपल का, वो काफी सिग्निफिकेंट रखता है इतिहास में, क्योंकि वेट अ मिनट, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है, आयरन। तो उस वक्त ना ज्यादातर लोगों के पास ब्रॉन्ज के हथियार थे। तो आपको पता है ब्रॉन्ज कितना कमजोर होता है और आयरन कितना मजबूत होता है। तो इनके ऊपर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया था इस्तांबुल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आयरन मिलता था। ये सेम घटना यहाँ पे भी हुई थी। ये देखिए इंडिया यहाँ पे है, इंडिया में बिहार में मगध, जो एक्चुअली में पटना गंगा के नीचे वाला इलाका है, सदर्न गंगा का इलाका है, वहां पे मगध, वहां पे भी आयरन ओर था। वहां एक फर्टाइल लैंड भी था, गंगा प्लेन। तो इसकी वजह से वहां मगध एम्पायर राइज करता है, राइट। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे बस समझाना चाह रहा था कि अगर आप इस पार्टिकुलर
सीन को देखोगे 6th सेंचुरी को, तो यहाँ पे इंडिया में क्या था? इंडिया में महाजनपदा था। महाजनपदा। महाजनपदा क्या होता है महाजनपदा? तो इसको आप देखो, यहाँ पे दो शब्द है। महा यानी कि महान, जन यानी कि लोग, जो हम लोग हिंदी में लोग बोलते हैं, पदा पैर, समझिए उनका पैर जहाँ पे पड़ा है, तो महाजनपदा है। तो आसान भाषा में ये एक्चुअली महाजनपदा में होता क्या था? आसान भाषा में कि ना कुछ चार पांच बड़े बड़े लोग ना मिल करके एक साम्राज्य को चलाते थे, यानी कि एक राजा नहीं था। किसी ने कह दिया भाई मेरे जगह का नाम है अवंती, अवंती नाम है मेरे जगह का, और हम लोग इतने लोग मिलके चलाएंगे। उसी तरह एक महाजनपद अवध भी था, सॉरी सॉरी मगध, मगध भी था। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिलकर के राज्य कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर टैक्स लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट धीरे धीरे जब मगध में आयरन की खोज हुई और ये ज्यादा पावरफुल होने लगे टेक्नोलॉजिकली, तब ये बाकी महाजनपदा को अपने अंदर शामिल करने लगे। स्टार्टिंग में तो मैट्रिमोनी अलायंस था, शादी करके, बट ऑब्वियसली ताकत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज में। तो धीरे धीरे महाजनपदा बड़ा हो गया। तो इसी बात को मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो 6th सेंचुरी जो हमारा समय था, जो 6th सेंचुरी हमारा समय था, वहां पे ईरान में, जो कि आपने नक्शा में पहले ही देख लिया कि ईरान कहाँ पे है, ईरान में असीरियन एम्पायर खड़ा हो रहा था और इंडिया में मगध एम्पायर खड़ा हो रहा था। तो इतिहास बेसिकली एक घटना दोहरा रहा था ये इंडिया में। इतिहास बेसिकली सेम तरीके का एक पैटर्न पे काम कर रहा था, राइट। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले, इसके भी पहले, लाइक फोर्थ 4th सेंचुरी बीसी में अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो है ग्रीस में उस वक्त था अलेक्जेंडर, वो वहां से इंडिया तक पहुंच जाता है। तो अगर हम लोग अलेक्जेंडर की ग्रीस को मैं दिखा दूं एक बारी मैप में, मैं हर चीज को मैप में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई बोर ना हो। वर्ल्ड मैप कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है। ओ, ये यहाँ पे ही था। तो आप देखो यहाँ पे इंडिया के हिसाब से, ये रहा इंडिया। यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे ग्रीस दिख रहा होगा, ये वाला इलाका ग्रीस है। यहाँ पे ही अलेक्जेंडर था, और ये अलेक्जेंडर ने इस पूरे एरिया को, नॉर्दर्न अफ्रीका को, और साथ में इधर को, यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ पे कहीं बीज नदी है, वहां तक इसने कब्जा किया था। यहाँ से इसके बाद इसे रिटर्न होना पड़ गया था। तो इतने बड़े इलाका पे उसने 4th सेंचुरी में कब्जा किया था। उसी वक्त इंडिया में महापद्म नंदा थे। महापद्म नंदा ऑब्वियसली मगध के साम्राज्य थे, जहाँ पे आयरन मिला था। उन्होंने इतने बड़े एम्पायर पे साम्राज्य किया हुआ था, ऑब्वियसली कंप्लीटली नहीं, बट एट एन अप्रोक्स इतने बड़े साम्राज्य पे कब्जा किया हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक कहानी है कि पैटर्न ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही दिखता है हमें, पैटर्न लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये सोचें कि भाई नंदा डायनेस्टी इतना पावरफुल कैसे हो गया, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर चीज प्लान्ड नहीं होता, कुछ जगह पे लक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, नंदा डायनेस्टी में जो महापद्म नंदा थे वो ऐसे जगह पे रहे जहाँ का जमीन काफी फर्टाइल है, गंगा प्लेन, गंगा का इलाका। दूसरा, वहां पे आयरन था, है ना। और ऑब्वियसली सब कुछ किस्मत भी नहीं होता, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी भी मैटर करता है, कि उनके अंदर लीडरशिप पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था। और साथ में रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि वो धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करते थे। लाइक बुद्धिज्म थे उस वक्त, फिर जैनिज्म थे उस वक्त, इन सबके साथ मिलके, हिंदुइज्म थे, सबके साथ मिलकर रहा करते थे, कोई झगड़ा नहीं था, जिसकी वजह से साम्राज्य में समृद्धि भी काफी हद तक था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी हम लोग समझते हैं, वापस से बैक जाते हैं कि अपने मेन मकसद पे, कि भाई 15th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था। तो 15th सेंचुरी में जैसा कि मैंने बताया कि बाइजेंटीन एम्पायर गिरा, जो कि एक क्रिश्चियन एम्पायर था। एक क्रिश्चियन एम्पायर मतलब साम्राज्य, एक क्रिश्चियन एम्पायर था, राइट। इसके गिरने से, इसके डाउनफॉल से क्रिश्चियनिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और हम लोग ना इस सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। इन शॉर्ट पहले मैं समरी बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ, जो आपको नॉर्मल बुक्स में मिलेंगे, कि जैसे ही बैजेंटीन एम्पायर गिरा कॉन्स्टेंटिनोपल पे, ओटोमन एम्पायर का, कॉन्स्टेंटिनोपल से आपको समझ में आ गया वो बोस्फोरस का रास्ता, टर्की में जो मैंने एक रास्ता बताया कि यहाँ से छोटा सा रास्ता जाता है ब्लैक सी की तरफ। तो इस पे जैसे ही ओटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ, उसी वक्त से अंग्रेज को
इंडिया के साथ, यानी कि अंग्रेज मतलब यूरोपियन समझिए, अभी ब्रिटिश मत समझिए, तो यूरोपियंस को जो है वो डायरेक्टली इंडिया के साथ जो है व्यापार होने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये लोग जो है बीच में ना टैक्स ले रहे थे जो बहुत हैवी टैक्स था, लगभग 10 गुना था। ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली किसी बुक में मैंने पढ़ा है, ये 10 टाइम्स था। ये लोग काफी परेशान थे और इन लोगों को एक ऑल्टरनेट रास्ता खोजना था। इसके अलावा ऑब्वियसली धर्म का भी एंगल था कि ये लोग यहाँ पे मुस्लिम्स थे और क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में नहीं बनता था, क्रूसेड्स में आप लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो इसलिए भी ये लोग सोचते थे कोई और रास्ता हो, कोई समुद्री रास्ता हो जिससे कि हम लोग इंडिया की तरफ जा सकें। तो ऐसे परिस्थिति को हम लोग समझने की कोशिश करना है कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों इन्हें इंडिया के साथ व्यापार करना था, क्यों इंडिया से क्या लेना था भाई, मसाला ही लेना था ना। अब आप बताओ कि अगर आपके घर में मसाला नहीं है तो आपको मसाला खाने का आदत कैसे हुआ, समझ रहे हो बात को। ये यूरोपियन लोग बोलते हैं मसाला खाएंगे, बट इनके यहाँ तो मसाला होता नहीं है और इंडिया से काफी दूर, तो आदत कैसे हुआ। तो इन सभी चीजों को थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं। अब आप समझो हैबिट, किसी भी इंसान का जो हैबिट होता है वो क्यों आता है। स्टार्टिंग में हमें बस क्या चाहिए भाई, एक रोटी दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो, है ना, और एक मकान दे दो, इतना ही लोगों को लगता है भाई, रहने के लिए दे दो। बट ये सब जब मिल जाता है ना तो लोग को लगता है स्टैंडर्ड। जैसे कि पुराने जमाने में लोग क्या कपड़ा बस बटन ढकने के लिए करते थे, बट अब क्या है कि सुंदरता के साथ साथ अब ब्रांड भी देखने लगे हैं, है ना। तो जैसे जैसे लोग को मिलता है, लोगों का लालच और ज्यादा बढ़ता है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर उन्हें मसाला और इंडिया के फैंसी आइटम्स चाहिए थे, तो ऐसा कुछ हुआ था कि यूरोप अचानक से काफी अमीर होने लगा था। और ऐसी परिस्थिति में वो उन्हें और ज्यादा अच्छे अच्छे चीजें, मतलब बाहरी चीजों का जो दूर से मिलता है ना, जैसे इंडिया वाले को आईफोन का शौक है क्योंकि वो बहुत महंगा है, तो अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा हो जा रहा है तो वो आईफोन ले रहे हैं, चाहे उन्हें पता भी ना हो कि आईफोन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा कुछ तो हुआ है कि यूरोप में पैसा बढ़ा है, राइट। तो नंबर वन कि यूरोप जो थी हमारी, वहां पे क्या हुआ, इनकम पर हेड जो है ये बढ़ा। अब कैसे बढ़ा उसको भी हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे। दूसरा, मसाला यूजुअली ना मीट से कनेक्टेड होता है, तो अचानक से इन लोगों में मीट खाने का टेंडेंसी भी बढ़ा। और दूसरी, अभी भी अगर आप इंडिया में देखो ना, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है ना, तो लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। तो उस वक्त यूरोप में भी शायद ये दोनों पॉइंट भी आपस में कनेक्टेड हो। तीसरा, वही मुस्लिम का एंगल, कि इनको अब मुस्लिम के थ्रू नहीं, डायरेक्टली इंडिया के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपके पास इनकम भी है और मीट खाने के लिए मसाला भी चाहिए। और दूसरी बात है, मसाला मीट जैसे हम लोग हल्दी मीट में डालते हैं तो मीट जल्दी एक्सपायर नहीं करता, तो मीट अगर आप खा रहे हो तो प्रिजर्व करने के लिए भी चाहिए। तो हम लोग समझते हैं क्यों, वाई, वाई वाला पार्ट, वाई इसी सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ। और साथ में हमें ये भी जानना होगा कि इंडिया में इस वक्त आखिर क्या चल रहा था। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आते हैं पेज में। अब समझते हैं हम लोग एक सैड घटना, वेरी वेरी सैड। तो कौन सा कलर ले भाई, ब्लू ले लेते हैं। तो अब समझिए, एक घटना हुई थी यूरोप में जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक डेथ, काली मृत्यु। ये घटना अक्सर होती है चूहों से, रैट, चूहे होते हैं ना उनसे होती है। आपने नाम सुना होगा इसको, एक्चुअली में प्लेग कहते हैं, प्लेग। इससे लगभग 30 to 40% के आसपास अप्रोक्स लोग मारे गए थे यूरोप में, इतने लोग मारे गए थे। अब आप समझने का कोशिश करो कि ये जब घटना हुई थी, वो साल था 1347 टू 1350। इस साल में इतने लोग मारे गए। अब ना जब ये लोग मारे गए थे उस वक्त यूरोप था कैसा, मतलब यूरोप का इकोनॉमी कैसा था, यूरोप में साम्राज्य कैसा था। तो उस वक्त ना यूरोप का जो साम्राज्य था वो फ्यूडल था। क्या होता है फ्यूडल, फ्यूडल का मतलब होता है कि जमींदारी टाइप का सिस्टम, जमींदारी टाइप का सिस्टम, मतलब एक आदमी है, उसके पास बहुत बड़ा जमीन है और इस जमीन में वो खेती के लिए बहुत सारे गरीब आदमी को रखता है। गरीब आदमी को यहाँ पे किस कलर से शो करें, तो चलो इसी कलर से शो कर देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे गरीब आदमी को वो रखता है, ठीक है। अब ये सारे, एक क्या ले लिया, तो वो सारे जितने भी गरीब आदमी है ना,
वो क्या करेंगे, जब ये झगड़ा होगा तो ये इसके लिए लड़ेंगे, है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये सब इसके लिए लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये इस अमीर आदमी के ऊपर, ये लिख देता हूँ, इस अमीर आदमी के ऊपर ये सारे गरीब आदमी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरीके से जमींदारी सिस्टम था, ये लोग आपस में लड़ते थे। और ये लोग कभी उठ भी नहीं सकते थे क्योंकि ये लोग इसके अंडर काम करते थे, तो ये एक सिस्टम बना हुआ था। और ये अमीर आदमी क्या करता था, इन लोग को इतना कम पैसा देता था, बस खाने भर पैसा रहे, कुछ बचत ना रहे। तो ये लोग बहुत अमीर थे और ये लोग बहुत गरीब थे। समाज में अमीरी और गरीबी के बीच का बेसिकली कहा जाए इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा था। इसको फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। अब इस ब्लैक डेथ से क्या हुआ? ठीक है, इस ब्लैक डेथ से क्या हुआ? ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग से क्या हुआ? आपको पता है कि ये चूहों की बीमारी ज्यादातर गरीब को ही खत्म करेगी, क्योंकि जो चूहे कहाँ पे लगेंगे, प्लेग कहाँ पे होंगे? खराब इलाके में, और इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो ज्यादातर लोग ये मर गए। तो अब ये जो अमीर लोग इतने बड़े बड़े जमीन लेकर के रखे थे, इस पे अगर कोई काम नहीं करेगा तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? अचानक से लेबर जो है बहुत कम हो गया, तो ये अमीर को लेबर चाहिए था। 30% लेबर खत्म हो गया। तो अब लेबर कैसे मिलेगा? तो ये अमीर बोले थे मेरे जमीन पे आ जाओ, हम इतना पैसा देंगे। तो बेसिकली इनकम, इस बड़े दुखद घटना के बाद, इस दुखद घटना के बाद लोगों का इनकम काफी बढ़ने लगा, और जो इनइक्वालिटी था यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर वो कम होने लगा। लोग अमीर और गरीब के बीच का फर्क कम होने लगा। तो आसान भाषा में आपको एक बात तो समझ में आ गया कि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि लोग अमीर होने लगे थे, तो ये लोग अमीर होने लगे। अब आते हैं मीट के पॉइंट पे। मीट का क्या सीन था कि जब लोग ही कम हैं, तो आपको पता है खेती में, खेती यानी कि एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, में बहुत आदमी लगता है। मैन जो है बहुत लगेंगे। मैन मतलब इंसान, लड़का से मतलब नहीं है, मैन पावर, इंसान से बहुत ज्यादा लोग लगते हैं खेती करने में, क्योंकि मेहनत का काम है। वहीं पे अगर आपको गाय बैल चराना है, बकरी चराना है, यानी कि गॉट चराना है, गॉट अंग्रेजी में, तो आपको कम लोग लगेंगे। एक ही आदमी जो है बहुत सारे बकरी को चरा देगा, राइट। तो इसीलिए लोग खेती को छोड़ करके अपनी जमीन पे एनिमल हस्बेंड्री करने यानी कि जानवर को पालने लगे, जिसकी वजह से मीट बहुत ज्यादा आने लगा। तो अब आप सोचो ऐसा परिस्थिति जहां पे मीट मार्केट में बहुत आ रहा है, तो कोई मार्केट में टमाटर बहुत आता है तो क्या होता है, टमाटर का दाम गिर जाता है, तो मीट का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, लेबर लोग का भी इनकम जो है वो बढ़ रहा था। तो अब क्या होगा, मीट कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अब मीट कंजम्पशन बढ़ेगा और इनको मसाला अचानक से मिला। अब आप कहोगे कि मसाला कहाँ से मिल गया अचानक से भाई? तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। दो प्रमुख रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मैं वापस मैप पे जाऊं क्या? पहला रीजन तो ये देखो भाई, वर्ल्ड मैप है। तो पहला रीजन तो ये है कि, हाँ ये मैप भी था मेरे पास। तो आप देखो यहाँ पे, आ, ये वाला जो टर्की है, जो मैंने कहा था यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये वाला इलाका में झगड़ा बहुत हुआ था क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। तो ये जब क्रिश्चियंस यहाँ पे आते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, तो यहाँ के लोगों पे कब्जा करते थे, तो यहाँ का खाना भी कुछ समय के लिए यहाँ रहना भी तो पड़ेगा, लोकली लोग से खाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे उनको मसाला से परिचय हुआ, और ये मसाला जब ऑब्वियसली अपने मीट में डाले, वो लोग अपने खानों में डाले, तो उनको काफी टेस्टी लगा, और ये मसाला और मीट का जो मिश्रण है, उनको यहाँ से उनको स्वाद लगा, यहाँ से उनको टेस्ट लगा। तो ये एक रीजन है। इसके अलावा अतीत में बहुत सारे रीजन है। समझ में नहीं आ रहा उन रीजन्स को यहाँ पे डिस्कस करूं या ना करूं, क्योंकि वीडियो ऐसा लग रहा है कि छोटे से टॉपिक में काफी लंबा हो रहा है। बट अगर आप पेरिप्लस का नाम सुने हो, पता नहीं सुने हो नहीं सुने हो, पेरिप्लस, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था। आई थिंक इस बुक का नाम है लैंड ऑफ द सेवन रिवर, ऑफ द सेवन रिवर। ये एक अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। सचिन सैनियल है शायद राइटर इनके, सचिन सैनियल, आई थिंक, चेक कर लेना। तो इसमें उन्होंने पेरिप्लस का जिक्र जिक्र करा है। पेरिप्लस, जिसके ओरिजिनल राइटर का नाम किसी को पता नहीं है, तो इन्होंने बात बताया था कि कैसे इजिप्ट का इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड था। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बात भी होती है कि चाइना हमेशा सिल्क रूट का बात करता है, बट ये बहुत ही डाउटेड चीज है, क्योंकि सिल्क रूट का ज्यादा जिक्र ना होते हुए हमें दिख रहा था कि जो सामान है वो इंडिया के थ्रू यूरोप में जा रहे थे, स्पेसिफिकली गुजरात वगैरह पोर्ट से। तो खैर,
जो भी डाउट हो या जो भी पॉलिटिक्स हो, बस ये तो क्लियर था कि इंडिया और इसके बीच में डायरेक्टली लिंक था। इसके अलावा तमिलनाडु में अरिका मेडू में बहुत सारे हमें रोमन सामान मिलते हैं, पॉटरी वगैरह भी मिलते हैं। तो ऑलरेडी हमारा उनके साथ लिंक तो था, बट बीच में मुस्लिम एम्पायर आने के बाद जो है डायरेक्ट लिंकेज में थोड़े से प्रॉब्लम आए थे। करेक्ट। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ अपने, नो नॉट इन दिस वीडियो, लेट मी गो इनटू दिस। सो यस, हाँ, तो मैं कहाँ बता रहा था, हाँ। तो हमने ये देखा कि मैंने बता दिया कि भाई मीट कंजम्पशन क्यों बढ़ा, इनकम क्यों बढ़ा। तो ऑब्वियसली अब उन्हें मसाला चाहिए था। कॉन्स्टेंटिनोपल पे ओटोमन ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। ठीक है। बाइजेंटीन एम्पायर क्यों गिरा, उसका प्रमुख वजह था कि वो वीक होता जा रहा था। उनके अंदर स्ट्रैटेजी नहीं बचा था, अंतर कला, आपस में ही लड़ते जा रहे थे। और वही ओटोमन एम्पायर, हाँ, ओटोमन एम्पायर का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम्स आके खत्म करने लगे, नहीं, उससे पहले भी वहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स थे, बट वो लोग आपस में खुद यूनाइटेड नहीं थे। और ये ओटोमन आने के बाद इन्होंने इन मुस्लिम्स के ऊपर भी अटैक किया और अपने अधीन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम है, बट पावरफुल मुस्लिम वर्सेस ये बाकी लोगों के साथ भी फाइट हुआ। और ओटोमन ने इन सारे मुस्लिम्स को अपने कंट्रोल में लेकर के अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इसके बाद ये जो थे यहाँ पे क्रिश्चियंस कंट्रीज जो थे, ये काफी कमजोर पड़ रहे थे। तो अब तक जो व्यापार हो रहा था वहां पे वेनिस और इटली का रोल था। मैंने बताया इटली में रोमन एम्पायर थे, तो ये लोग के पास पैसा तो था, बट अब ये लोग कमजोर हो चुके थे, तो इन्होंने पैसे से फंड किया। एक और बात कि यूरोप में जो ब्लैक डेथ हुआ था ना, इससे नॉर्दर्न यूरोप में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और वहां के लोग ज्यादा अमीर हुए थे। तो ये नॉर्दर्न यूरोप के लोगों ने वापस से फंड किया पोर्तुगीज को। मैं वापस से मैप पे जाऊं क्या? तो अगर मैं मैप पे जाऊं तो अगर आप देखोगे तो ये वाला इलाका नॉर्दर्न यूरोप का है और यहाँ पे पोर्तुगीज है। इन लोगों ने पूरा फंड फंड किया था पोर्तुगीज को कि भाई आप जो है अपना एक्सपेडिशन करो, आपके पास मसल पावर है, मेरे पास मनी पावर है। तो पोर्तुगीज और स्पेन इन दोनों ने मिलकर के ही एक ट्रीटी साइन किया था जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, LAS है, सॉरी फॉर दिस हैंडराइटिंग। तो ये कब हुआ था? ये ट्रीटी साइन हुआ था 1494 में। क्या कहता है ये ट्रीटी? तो ये स्पेन जो इस साइड में है, ये इधर के साम्राज्य पे ट्रेड करेगा और पोर्तुगीज इधर नहीं जाएगा, और पोर्तुगीज इधर पे ट्रेड करेगा। इसलिए पोर्तुगीज पहले इंडिया आए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया है ना, न्यू दिल्ली दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया है। तो ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा। इस ट्रीटी को टॉर्डेसिलस बोलते हैं। इन लोगों ने अपने मन से दुनिया को दो हिस्से में आपस में ही बांट लिया। ठीक है। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं क्या? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड सी ना, और ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ देख रहे हो, और ये इंडियन ओशियन वाला इलाका, इन सभी को एरिथियन सी बोलते हैं, एरिथ्रियन सी। और इसी का जिक्र था उस किताब में जो मैंने बोला, पेरी प्लस, जो मैंने बोला ना लैंड ऑफ द सेवन रिवर बुक में। तो यहाँ से बेसिकली ट्रेड हुआ करता था। खैर, इसका हमारे कहानी से कोई लेना देना नहीं है। तब तक आप समझ गए कि फ्यूडलिज्म खत्म हुआ था। अब वापस यहाँ पे आते हैं इस कहानी पे वापस। तो इस कहानी में अगर आप गौर करोगे तो मैंने यहाँ पे एक फ्यूडल सिस्टम समझाया था कि कैसे लोग फ्यूडली काम करते थे। क्योंकि यही लोग अमीर होने लगे, तो ये लोग बिजनेस भी करने लगे पैसे के थ्रू, क्योंकि अब बिजनेस कर सकते हैं ना। अब कोई गरीब आदमी जो सिर्फ खाना ही खा पा रहा है, बिजनेस कहाँ से करेगा? अब इनके पास सेविंग है, तो ये दूसरी जगह व्यापार करने जा रहे हैं। तो व्यापारी लोग, एक नया वर्ग आया, व्यापारी, मर्चेंट, ये लोग अमीर होने लगे। तो अब इस पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं होने लगे, कुछ लोग इससे इनसे भी ज्यादा अमीर होने लगे। तो ये फेडरल लोग जो है, इनका आर्मी कम होने लगा, क्योंकि इनके अंदर लोग कम काम करने लगे और इनके पास ज्यादा पैसा, तो पैसे का पावर अब जो है बढ़ गया। तो इसकी वजह से यहाँ राजा का सिस्टम आने लगा, मोनार्की मोनार्की आने लगा। ठीक है। तो एक तरीके से समझिए जमींदारी खत्म और राज प्रथा ज्यादा आ रहा है, जिसके पास पैसा उसका रोल। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम भी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी बदलाव आ रहा था, चेंजेस आ रहा था। इकोनॉमी में भी चेंजेस आ रहा था, है ना, कि वो गरीब लोग जो है उनका इनकम बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मीट कंजम्पशन भी बढ़ने लगा। रिलीजियस चेंजेस, धार्मिक चेंजेस, क्यों? जो वो ब्लैक बीमारी है ना, इससे लोग सोचने लगे कि यार भगवान भी नहीं बचा पाए, तो कुछ लोगों को चर्च के ऊपर संदेह होने लगा।
और लोगों में ना साइंटिफिक टेम्पर आने लगा कि सोचो। और भविष्य में यहाँ पे रेनेसांस भी आता है कि लोग साइंटिफिकली सोचने लगते हैं, समुद्र के उस पार क्या है, बहुत चीज सोचने लगते हैं लॉजिकल चीजों की वजह से। तो ये सब चीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिल करके कि भाई इंडिया को खोजो, डायरेक्ट मसाला का व्यापार करो। तो अब वो लोग इंडिया की तरफ आना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजा का साथ देना बहुत जरूरी है। तो वहां पोर्तुगीज में, जब मैंने मैप में दिखा दिया, बार बार नहीं दिखाऊंगा। पोर्तुगीज में, पुर्तगाल में, सॉरी, एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। ठीक है। इन्हें ना लोग नेविगेटर बुलाते थे, नेविगेटर, क्योंकि ये हमेशा बोलते थे भाई इंडिया को खोजो, इंडिया को। तो और इनको धर्म का भी सपोर्ट था। उस वक्त एक पोप थे, पोप आप लोग जानते होंगे, धर्मगुरु। उनका नाम था पोप निकोलस। पोप निकोलस, इन्होंने इसे एक बुल, इस राजा को एक बुल गिफ्ट किया था, जो ये दर्शाता था कि इसको धार्मिक परमिशन है समुद्र पार करके इंडिया खोजने का। बट दुर्भाग्य कि इनके जिंदा रहते कभी इंडिया को नहीं खोजा गया। तो हाँ, इससे पता चलता है कि उस वक्त सिचुएशन कैसा था कि भाई इंडिया खोजना है, खोजना है, खोजना है। फाइनली एक आदमी आया, सबको जानता है इसको, वास्को द गामा। ये इंडिया की तरफ रूट खोजे। ठीक है। तो ये इंडिया आते हैं 1498 में। इसके पीछे भी एक कहानी है। इनको 11 महीना लगता है भाई इंडिया आने में। तो ना इसके कहानी को ना पहले मैप से समझते हैं, ताकि आप लोग को फील आए कि एक्चुअली में हुआ क्या घटना। खुल जा भाई मैप। करेक्ट। तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, तो इस सबको मिटा दे रहा हूँ। हम्म थोड़ा सा जूम आउट किया। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। ये छोटा सा जो कंट्री है, यही पोर्तुगीज है। यहां से वास्को दा गामा निकले। 11 महीना क्यों लगा है देखो। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। इस जगह का जो साउथ अफ्रीका के नीचे, इसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। यहाँ लिखा भी होगा शायद, जूम करेंगे तो। ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे इनका नाम लगा। ठीक है। ये जगह क्या है? केन्या। केन्या जगह है। यहाँ पे भी मुस्लिम राजा थे, बट ये काफी कमजोर, काफी छोटा मोटा जगह था। ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का, एक यहाँ के छोटे से राजा कह लो या मुखिया कह लो, उनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं भाई इंडिया के साथ आपका व्यापार है क्या? इंडिया के साथ कोई व्यापार है क्या आपका? बोलते हैं हाँ है, क्योंकि यहाँ से तो सबको इंडिया को जानते थे। कहा तो हमको एक आदमी दे दीजिए ना। तो यहाँ से एक आदमी मिलता है, इसका नाम होता है अब्दुल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, माजिद, अब्दुल माजिद। ये अब्दुल माजिद नाव पे बैठता है वास्को दी गामा के साथ। ऑब्वियसली वास्को दी गामा के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, और ये यहाँ से निकलता है। तो ये यहाँ से निकलता है तो कहाँ पहुंचेगा? इस जगह पे, इस जगह पे पहुंचेगा। ये क्या है? केरला है। अगर जूम करेंगे तो ये केरला है। तो सबसे पहले कोई यूरोपियन कहाँ पे आया? केरला में। क्यों आया? तो यहाँ से देखो, ये नीचे केरला ही पहुंचेगा ना, यहाँ तक तो आ नहीं पाएगा, आगे ऊपर है। ये केरला में आया। तो केरला में उस वक्त जो राजा थे उनको जमूरिन बोला जाता था। अब ये थोड़ा सा डाउटेड है क्योंकि उस नाम कुछ और था, बट क्योंकि पोर्तुगीज लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो उन्होंने जमूरिन बोला, तो यही डॉक्यूमेंट में है। ओरिजिनल नाम भी है कुछ जमूरिन का, बट वो मुझे याद नहीं है। बट आप जमूरिन भी बोलोगे तो ये चलेगा, अगर किसी एग्जाम में लिख भी रहे हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वास्को दी गामा यहाँ रहते हैं। इस पूरे समय में इस पूरे यहाँ से पूरा जो सफर है इतना बड़ा, इसमें उन्हें 11 मंथ लगता है। तो ये मैप पे इसलिए दिखाया क्योंकि आपको दिखे कि भाई कितना टाइम लगा है। अब एक और चीज समझना जरूरी है कि जो वास्को दी गामा निकले, ये वहां के राजा पोप से परमिशन लिए थे, करेक्ट। और इनका बहुत सारे मकसद में, जो 3 मकसद मैंने डिस्कस किया था कि भाई मसाला लाना है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। फिर दूसरा एक एक जुनून अंदर से कि दुनिया के बाहर क्या है, क्योंकि ना अब रेनेसांस आ गया था, धर्म के बाहर वो लोग सोच रहे थे, जिसकी वजह से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह भी बहुत इवॉल्व करने लगा। सिर्फ एक उस ब्लैक डेथ की बात की घटना है। ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे, रेनेसांस के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बट वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और तीसरा मुस्लिम्स के खिलाफ। मुस्लिम्स के खिलाफ क्या था ना, ये भी समझाता हूं मैं। आप ध्यान से देखो, यहां से रेड कलर से करता हूं, यहां से मुस्लिम है ना। तो यहाँ पे इनका क्या प्लान था? इनका एक बहुत अच्छा प्लान भी था कि इधर से मुस्लिम से अटैक करेंगे ही करेंगे, और अगर इधर से रूट मिल जाता है ना, तो इधर से भी मुस्लिम के ऊपर एक साथ अटैक होगा।
अगर यहाँ का भी साथ मिल जाता है तो दोनों साइड से अटैक करके मुस्लिम को खत्म करेंगे। तो ये भी एक्चुअली में एक प्लान था। तो समझ रहे हो ना? तो धार्मिक भावना तो थी। उसके बाद भी ये यहाँ आते हैं और अब्दुल माजिद का हेल्प लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं। और अब्दुल माजिद हेल्प भी करता है इसको, ये जानते हुए भी कि ये क्रिश्चियन है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली गरीबी भी एक रोल प्ले करता है, और साथ में अब्दुल माजिद सोचता है कि चलो एक अच्छा रिश्ता भी बन जाएगा, ये लोग ताकतवर लोग हैं। बहुत सारे चीज, मल्टीपल चीज रोल प्ले करते हैं, किस्मत भी रोल प्ले कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में ये लोग इंडिया आते हैं। मैं वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सोच रहा हूँ इसको खत्म करने का पता नहीं कितना टाइम हो चुका है। तो ये लोग यहाँ पे इंडिया पहुंचते हैं, और इंडिया पहुंचने के साथ 3 महीने, 3 महीने यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 3 मंथ, 3 मंथ तक यहाँ पे रुका जाता है। कौन रुकते हैं यहाँ पे? वास्को दी गामा। और वापस इंडिया जाते हैं। तो आप सोचो कि ये इंडिया आए कब? तो ये इंडिया आए थे 1498 में। 1498 में मई महीने में, जून जुलाई अगस्त तक ये यहाँ पे रुके, और उसके बाद वापस गए। तो लगभग 1499 में वापस गए होंगे, और 1501 में वापस आ भी गए इंडिया। मतलब मुश्किल से 1 साल वापस यहाँ पे अपने घर में रहे होंगे मैक्सिमम, क्योंकि आने जाने में भी 6 महीने 11 महीने लगते हैं ना। तो इंडिया से जब वो गए, तो इतना ज्यादा पैसा लेकर के गए कि वहां पे भाई प्रचार ही हो गया। तो बहुत सारे लोग इंडिया वापस यहाँ आना चाहते थे। तो हाँ, तो उसी में से एक और लोग थे जिनके बारे में मैं बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, इंडिया के साथ ना इस जगह में कौन कौन लोग व्यापार करते थे इनके आने से पहले। यहाँ पे देख रहे हो इंडोनेशिया, ये लोग भी व्यापार करते थे। इनको जावा के लोग कहा जाता था, जावनीज लोग। तो ये लोग भी, इंडोनेशिया, काला कलर से करूं क्या, रेड कलर से ताकि दिखे, ये लोग भी व्यापार करते थे। चाइना का भी व्यापार था। वैसे चाइना में एक ट्रीटी साइन हो गया था कि ये सी में ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ये लोग आ नहीं पाए। तो यूरोप के लिए एक और अच्छा समय हो गया कि चाइना जैसा पावरफुल कंट्री इधर आ नहीं रहा है, समुद्र में ज्यादा दखल नहीं कर रहा है। तो चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, जैसा कि मैंने बताया कि केनिया से अब्दुल माजिद लोग पहले से व्यापार करता था, इतने लोग व्यापार करते थे। और उसके बाद अब एक नया व्यापारी आ गया, कौन? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के लोग आ गए, जो यहाँ पे मैंने दिखाया, छोटा सा कंट्री स्पेन के बगल में आ गए। क्या अंतर है पुर्तगाल और इन बाकी सारे एग्जिस्टिंग कंट्रीज में? एक छोटा सा अंतर है, उस अंतर को भी समझना जरूरी है यार। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये अंतर क्या था कि आ, बाकी लोग व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, और पुर्तगाल को ना मोनोपोली चाहिए था कि सिर्फ हम ट्रेड करेंगे और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो ट्रेड कर रहे थे मेजोरिटी मुस्लिम्स थे। तो एक धार्मिक प्रॉब्लम तो था कि भाई मुस्लिम्स का तो हक छीनना है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम था कि इतने दूर से आ रहे हैं तो खर्चा भी तो इनका ज्यादा है, बाकी लोग नजदीक से आ रहे हैं, तो इनको तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा चाहिए ना, ज्यादा मनी चाहिए। तो धार्मिक एंगल और लालच दोनों मिल करके इनको हो गया कि भाई मोनोपोली तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक अंतर तो था। अब ऐसे समय में एक और बंदा आता है 1500 की ईस्वी में, ठीक है, मतलब वास्को दी गामा जा चुका है, मैं बोला वापस से 1501 में ही आएगा। तो इस वक्त ये आदमी आता है, इसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। ये 1500 ईस्वी में आता है यहाँ पे। कहाँ आता है? कालीकट में। अच्छा, कालीकट कहाँ है? ये इंडिया है, ये वाला हिस्सा केरला है। यहाँ पे कहीं कालीकट है। कालीकट बेसिकली कोझिकोड है, जो अभी का कोझिकोड है ना केरला में, यही कालीकट था। ये यहाँ पे आते हैं। कालीकट के बारे में भी एक अच्छा कहानी है। अच्छा छोड़ो, अभी नहीं बताएंगे। वो कालिको एक्ट वगैरह वहां चल रहा था ब्रिटिश में, बट खैर वो बाद में, कपड़ों 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 का भी नाम कालिको, कानून का भी नाम कालिको एक्ट। तो अच्छा, कभी बाद में आगे किसी कहानी में इसका मेंशन जरूर होगा कि कैसे वो मोनोपोली ट्रेड का कर रहे थे, उस वक्त बताएंगे, अभी नहीं। तो कालीकट में ये आते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं ना ये, जब यहाँ आते हैं ना तो इनके ऊपर लोकल लोग अटैक करते हैं। और वो लोकल लोग कौन है नहीं पता। तो उन लोकल लोग से बदला लेने के लिए ये क्या करता है कि अरब का जो नाव था, अरब लोगों का यानी कि मुस्लिम्स का जो नाव था, उस पर ये अटैक कर देता है, तहस नहस कर देता है, लोग को मार भी देता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर पाया? ये बंदा इतनी दूर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका नेवल पावर यानी कि नाव जो है, जो उसका बोट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, है ना, क्योंकि इतने दूर से आया तो बहुत पावरफुल बोट होगा इसका। नाव पे इन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी लगाया होगा। और दूसरा, इनके नाव पे ना एक स्पेशल चीज था, उसको बोलते हैं तोप, कैनन। कैनन था नाव के ऊपर रखा हुआ। तो ये ना बीच समुद्र में दूसरे का नाव, जैसे यहाँ से अरब का नाव जा रहा है, ये पानी से उड़ा दिए, तो राजा, जो यहाँ का राजा है इंडिया में, वो कर भी क्या सकता है? राजा के पास सिर्फ सैनिक है, बट पानी में तो ये लोग तोप से उड़ा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे परिस्थिति में
जब ये अरब को तहस नहस कर रहा है, 1501 में वापस से वास्को दी गामा आते हैं और आकर के जमूरिन से, जो यहाँ के राजा थे कालीकट में, उनको बोलते हैं कि हमको एक फोर्ट बनाने दो, किलाबंदी करने दो, सॉरी हमको मोनोपोली दो, सॉरी गलती हो गया, मोनोपोली दो, यानी कि और कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो ये राजा मना कर देते हैं कि नहीं, ये लोग मेरे पुराने दोस्त हैं, जो अरब लोग हैं, वो जावानीज लोग हैं, लोग पुराने दोस्त हैं, मोनोपोली नहीं देंगे। तो ये क्या बोलता है कि तुम मेरे ऊपर तो अटैक हो रहा है, तो हमको क्या करो, एटलीस्ट हमको किला बनाने के लिए दो। तो यहाँ पे कालीकट था, जहाँ पे झगड़ा हुआ था इसके साथ, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के साथ। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैननोर है, यहाँ पे एक फोर्ट बनाने का परमिशन ले लेते हैं, और इसके नीचे में यहाँ पे कोच्चि है, अभी भी कोच्चि है ना, कोच्चि में यहाँ पे भी एक फोर्ट बना लेते हैं, ये कह के कि हम लोग पे अटैक होता है, और धीरे धीरे यहाँ पे अपना सिपाही जमा करने लगते हैं अपने किला को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये पहली बार था कि कोई फोर्टिफिकेशन हो रहा था, मतलब एक किला बंदी हो रहा था पोर्तुगीज के थ्रू। तो अभी ये कोई ज्यादा पावरफुल लोग नहीं थे। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी यहीं पे बंद करते हैं, और अगले बार समझेंगे। यहाँ पे गवर्नर आता है इनका, और व्यापार से कोशिश करेंगे, व्यापार से कैसे पॉलिटिक्स में ये लोग आते हैं, और कैसे बाकी व्यापारी से ये लोग अलग हैं वहां तक पहुंचने का। तो थैंक यू।